गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं, वे सभी क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूं, और आज की इस वीडियो में यह चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि निम्नलिखित में से आर्द्रताग्राही पदार्थ कौन सा है। अब यहाँ पे आर्द्रताग्राही पदार्थ लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक जो आपका है आर्द्रताग्राही पदार्थ, ये टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और आर्द्रताग्राही पदार्थ के सभी एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी CuSO4। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं निर्जल कॉपर सल्फेट के नाम से। तो निम्नलिखित में से आर्द्रताग्राही पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका क्या लिखा है? Na2CO3.10H2O लिखा है। अगर 10H2O को हम यहां से हटा दें और केवल यहां पे ये होता Na2CO3, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या हो जाएगा? ये आर्द्रताग्राही पदार्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो यहां पे है नहीं, ऑप्शन में आपका यहां पे 10H2O भी दिया है, यानी यहां पे ये देखिए H2O यानी जल भी आया हुआ है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है। और मोर लवड़ ये भी नहीं होगा और फिटकरी भी यहां पे नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी CuSO4, जिसको हम निर्जल कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है, दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आर्द्रताग्राही लिखा है, यहाँ पे आपको हाइग्रोस्कोपिक भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ कौन सा है? आर्द्रताग्राही की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? हाइग्रोस्कोपिक लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन सेम यही रहेगा, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो चैप्टर के थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बड़े आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? अब यहाँ पे उत्फुल्ल पदार्थ लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। और ये भी पूरा टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। उत्फुल्ल पदार्थ क्या होता है, उत्फुल्ल पदार्थ के सभी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हुए हैं थ्योरी पार्ट में। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी Na2CO3.10H2O। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है धावन सोडा, जिसको आप वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो Na2CO3.10H2O ये क्या है? ये एक उत्फुल्ल पदार्थ है यानी एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक। ऑप्शन ए दिया है उत्फुल्ल पदार्थ, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी आर्द्रताग्राही पदार्थ और ऑप्शन डी दिया है प्रसवैद्य पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रसवैद्य पदार्थ। अब यहाँ पे लिखा है प्रसवैद्य पदार्थ, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। और मैं आपको बता दूं प्रसवैद्य पदार्थ ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। प्रसवैद्य पदार्थ के सभी एग्जाम्पल्स बताए हैं, जिसमें मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी बताया हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक प्रसवैद्य पदार्थ। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NaOH है एक और 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी का फॉर्मूला NaOH होता है। तो ये क्या है? ये प्रसवैद्य पदार्थ है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। टोटल 3 पार्ट में मैंने इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट फिनिश किया है, और जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको बीच बीच में बता दिए थे, और ये भी कहा था कि नोट कर लीजिएगा। तो थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? देखिए मिश्रण, ये भी टॉपिक मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है नीला थोथा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नौसादर और ऑप्शन डी दिया है समुद्री जल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा समुद्री जल। ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो ये है समुद्री जल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन ए दिया है शहद, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी नमक और ऑप्शन डी वायु दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नमक जो है ये शुद्ध पदार्थ है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो ये है नमक। अब देखिए यहाँ पे नमक लिखा हुआ है, तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? NaCl होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नमक का सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा। और वैसे भी मैं केमिकल फॉर्मूले के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले डिटेल में बता दूंगा, और उतना पढ़ लेंगे उसी में से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि गंधक और लोहे की रेतन को पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? गंधक और लोहे की रेतन को पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ पे पृथक लिखा है, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना। क्या होता है? अलग करना, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखी हुई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या होता है। पृथक का मतलब अलग करना, यानी गंधक और लोहे की रेतन को अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। किस विधि द्वारा? यहाँ पे लिखा है क्रिस्टलन द्वारा, चुंबक द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा या फिर ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे गंधक और लोहे की रेतन की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा चुंबक द्वारा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी
चुंबक द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, अभी कल ही मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है और सभी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे भौतिक परिवर्तन के और रासायनिक परिवर्तन के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए दिया भोजन का पाचन, ऑप्शन बी लोहे का चुंबक बनना, ऑप्शन सी लोहे का जंग लगना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा लोहे का चुंबक बनना। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि लोहे का चुंबक बनना ये क्या होता है, ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है। इसके अलावा भोजन का पाचन ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। लोहे का जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज है। और उपर्युक्त सभी हो नहीं सकता, तो लोहे का चुंबक बनना ये क्या है? ये है एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संहति या जिसे आप द्रव्यमान भी बोलते हैं। देखिए द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं? संहति बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया हुआ था कि जो द्रव्यमान है इसको हम संहति भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे संहति यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 4 इक्वेशन आपको दिए गए, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा संबंध सही है। और ये इक्वेशन भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका होगा E = mc²। ये कहां पे दिया है? ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। अब देखिए E = mc², ये इक्वेशन किसने दिया था? ये दिया था आइंस्टीन ने। किस वैज्ञानिक ने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और यहां पे देखिए E = mc² में E यहां पे क्या है? तो E यहां पे है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, या फिर आप जिसे बोल सकते हैं एनर्जी, ठीक है। M यहां पे क्या है? नष्ट हुआ द्रव्यमान यानी मास, ये आपका हो जाएगा। तो M यहां पे क्या हो जाएगा? नष्ट हुआ द्रव्यमान। और C यहां पे क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग होता क्या है? कितना होता है प्रकाश का वेग? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। मैंने कहा ना कि अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन के आंसर तो आप तुरंत कर पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। नगण्य से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ना के बराबर, या फिर आप बोल सकते हैं सबसे कम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है कि अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी दिया हुआ है इन सभी में। तो मैं आपको बता दूं, अभी कल ही मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के विभिन्न गुणों का क्रम, जहां पे मैंने आपको अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम बताया हुआ था, ठीक है। अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम बताया हुआ था, अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम बताया था, अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम बताया था। ऐसे कई टॉपिक मैंने आपको कल कराए हुए थे, जहां पे मैंने आपको यह भी बताया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गैस में। ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतरा अणुक बल नगण्य होता है, किसमें होता है? तो ये होता है गैस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस टॉपिक पर मैंने कल ही वीडियो बनाई हुई थी। लास्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए थे, महत्वपूर्ण तथ्य, वहीं पे मैंने आपको सभी क्रम बताया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कल वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। तो आपको यहां पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातज ये सब मैंने आपको पढ़ाया है और पदार्थों के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा नौसादर। क्या हो जाएगा, नौसादर। इसको हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नौसादर की जगह आपको यहां पे NH4Cl भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, या फिर अमोनियम क्लोराइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है तो कौन है, यहां पे नौसादर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्रिस्टलीय ठोस है, यहां पे क्रिस्टल की बात हो रही है, क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन ए दिया है कांच, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबर और ऑप्शन डी दिया शक्कर यानी शर्करा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस है ये क्या होती है, ये होती है शक्कर यानी शर्करा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इस बार ये क्वेश्चन। तो यहां पे लिखा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, चार ऑप्शन दिए गए। देखिए ये टॉपिक, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक्सरसाइज में देखने को जरूर मिलेगा। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में। तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और वैसे तो आपको लर्न हो गया होगा क्योंकि थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे है कि गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, फिर इसके बाद चार ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। तो देखिए गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, आयतन भी और आकार भी दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे है कि बिना गर्म किए, सबसे पहली बात क्या लिखा है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। यानी आपको बताना है कि यह क्रिया क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए दिया क्वथन, ऑप्शन बी निर्वात आचमन, ऑप्शन सी वाष्पन और ऑप्शन डी दिया है आसवन। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही पढ़ाया है। वाष्पन, इवेपोरेशन, वाष्पन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जो थ्योरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं एक्सरसाइज में। मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्योरी पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस तो वैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए दिया है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बर्फ है, जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ जब पिघलेगी तो क्या होगा, अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो घट जाएगी, यानी घटती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरिवर्तित तो हो ही नहीं सकती, बढ़ेगी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पिघल रही है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगी ना। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा है ये घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, या अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका होगा गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, यानी ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, गर्मी पाकर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में अत्यधिक क्या होती है, वृद्धि होती है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था। यहां पे लिखा है कि भूगर्भ यानी पृथ्वी में, या फिर यहां पे भूपर्पटी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, भूपटल लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबका मतलब यही होगा। तो भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, यहां पे आपसे धातु पूछी जा रही है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछी जा रही है, धातु पूछी जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहां पे ऑप्शन ए दिया है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी दिया है चांदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि धातु की बात हो रही है तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम, जिसको हम AL से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। वहां पे धातु ही पूछा गया था, बस वहां पे प्रतिशतता लिख दिया गया था बस। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, एक बार तो ऐसे ही पूछा गया था कि भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है, और एक बार प्रतिशत करके पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, AL, क्योंकि धातु की बात यहाँ पे हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, और थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको ये बताया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, यानी जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और 2007 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहां पे है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी वृद्धि, होगी अपरिवर्तित, या फिर कमी होगी, या फिर पहले कमी और फिर वृद्धि होगी। क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसका ताप आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी वृद्धि। अगर आप किसी पदार्थ के ताप को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। अभी यौगिक के बारे में मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ था, पूरा टॉपिक पढ़ाया है, एग्जांपल्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या दिया, यहाँ पे युग्म पूछा हुआ है, कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। यानी जो यहाँ पे युग्म के दिए गए, जैसे यहाँ पे शहद और नमक का युग्म दिया है, तो दोनों यहाँ पे यौगिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यौगिक और एक कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पानी एवं साबुन। ध्यान रखिएगा, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है, तो जो ये वाला युग्म है पानी और साबुन का, ये यौगिकों को प्रदर्शित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पानी एवं साबुन। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस्पात, वायु, चौक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया, जिसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ही तूतिया बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। पीतल और दूध, ये आपका लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं।
इसी ऑप्शंस में से आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है चौक, धोने का सोडा, वायु। ऑप्शन बी दिया है तूतिया और दूध। ऑप्शन सी दिया ग्लूकोज, दूध, संगमरमर। और ऑप्शन डी दिया पीतल, वायु, इस्पात, दूध। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा पीतल, वायु, इस्पात, दूध। देखिए इस्पात इसका मतलब क्या होता है? स्टील। क्या होता है? स्टील को ही हम क्या बोलते हैं? इस्पात बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पीतल, वायु, इस्पात जिसे आप स्टील भी बोलते हैं, और दूध, ये सब क्या है? ये सभी मिश्रण हैं। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इन सब का एग्जाम्पल थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पीतल, वायु, इस्पात, दूध। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन यहां पे है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं क्या है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। अब यहां पे तत्व पूछा जा रहा है, धातु नहीं पूछी जा रही है। अगर धातु पूछी जाएगी तो क्या होगा? एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पे क्या पूछा जा रहा है? तत्व पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि तत्व यहां पे पूछा जा रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन। और वैसे भी ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अधातु होती है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन तो वैसे ही अधातु है, और यहां पे तत्व पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आयरन लिखा है, आयरन की जगह आपको यहाँ पे Fe लिखा हुआ मिल सकता है, ऑक्सीजन की जगह O, सोडियम की जगह Na और मैग्नीशियम की जगह Mg। यानी यहाँ पे शॉर्ट में आपको ऐसे भी ऑप्शंस लिखे हुए मिल सकते हैं। अब जैसे आयरन है, इसको हम Fe से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, सोडियम को Na से और मैग्नीशियम को Mg से। ये भी आपको पता होना जरूरी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तत्व और उनके प्रतीक के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छाटिए। शुद्ध पदार्थ आपको छाटना है। यहाँ पे क्या दिया है? सिलिकॉन, दूध, शहद, ग्लूकोज, पीतल, साबुन, ये दिया है। ये आपके यहाँ पे पदार्थ लिखे हुए हैं, फिर इन्हीं को यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे लिखा गया है। ऑप्शन ए दिया है सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज। ऑप्शन बी सिलिकॉन, ग्लूकोज। ऑप्शन सी सिलिकॉन, साबुन, पीतल, ग्लूकोज। और ऑप्शन डी ग्लूकोज, पीतल, साबुन। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा सिलिकॉन और ग्लूकोज। ये क्या हो जाएगा? यही आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। अब देखिए सिलिकॉन लिखा है, सिलिकॉन को हम Si से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्लूकोज, अगर आपसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? C6H12O6 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सिलिकॉन और ग्लूकोज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें, ऑप्शन ए दिया है घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित होता है। घुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता। ऑप्शन सी दिया नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं होता। और ऑप्शन डी दिया है नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। यानी जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग क्या होता है? वो विरंजित होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्प्रिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्प्रिट लिखा हुआ है। ये स्प्रिट क्या होती है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। आप लोगों को नहीं पता होगा कि स्प्रिट क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्प्रिट के बारे में बता देता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, एथिल अल्कोहल या फिर जिसे आप एथेनॉल भी बोलते हैं या फिर किसी भी प्रकार के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं, एथिल अल्कोहल जिसे आप एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, चाहे आप एथिल अल्कोहल बोलिए चाहे एथेनॉल बोलिए, तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल या
किसी प्रकार के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह क्रियाशील द्रव है, अवाष्पशील द्रव है, अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य है और कम वाष्पशील द्रव्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य है। क्या है? अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पे दिया है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। अभी कल ही मैंने आपको बताया हुआ था कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, अम्लीय परिवर्तन, क्षारीय परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो आप बोलेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज है। यानी दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पूरा टॉपिक पढ़ाया है, सभी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं और आई होप आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए अभी मैंने कल आपको कुछ क्रम बताए हुए थे ठोस द्रव गैस के बारे में। मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा का क्रम बताया था, गतिज ऊर्जा का क्रम बताया था, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, बस आपको एक बार पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं से अधिक, द्रव के अणुओं से अधिक, गैस के अणुओं के बराबर या फिर द्रव के अणुओं से कम। तो क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव के अणुओं से कम। ये आपको ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव के अणुओं से कम। अभी कल ही मैंने आपको अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम बताया हुआ था और आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैंने आपको बताया था और यह भी कहा था कि पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट होगा, द्रव के अणुओं से कम। अब इसके बाद देखिए अंतरा अणुक बल अधिक होता है। अब देखिए यहां पे अंतरा अणुक बल की बात हो रही है और क्या पूछा जा रहा है कि अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या तीनों में समान। तो क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, अंतराणुक बल सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में ही तो होगा। अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, सभी क्रम बताए हुए थे। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या फिर क्रांतिक ताप। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्वथनांक। यानी जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि नौसादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे नौसादर की बात हुई, नौसादर तो पहले से ही ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। किस क्रिया द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी सब्लिमेशन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, इन चारों में से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक परिवर्तन ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है कोयले का जलना, ऑप्शन बी दूध का सड़ना। देखिए कोयले का जलना यह रासायनिक परिवर्तन होता है, दूध का सड़ना यह भी रासायनिक परिवर्तन होता है, वाष्प का बनना यह आपका दिया है और जल का निर्माण दिया है। तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा आपका ऑप्शन सी, यानी वाष्प का बनना। वाष्प का बनना ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल ऑप्शन सी ऐसा यहां पे है, जो वाष्प का बनना लिखा हुआ ये क्या है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वाष्प का बनना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। देखिए धातु के बर्तन में कोई दूध रखा है, आपको बताना है कि निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से जो दूध है वो ठंडा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। ऑप्शन बी दिया जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए। ऑप्शन सी दिया जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, यानी धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा तत्व है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन एक एलिमेंट है, यानी तत्व है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है सिलिका, जो कि यहाँ पे तत्व नहीं है। ऑप्शन बी कांच, ये भी तत्व नहीं। मैग्नीशियम, ये आपका एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है मैग्नीशियम। इसको हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है मैग्नीशियम का। तो जो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑप्शन सी, ये क्या है, ये एक तत्व है। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है क्षारीय लवण, ऑप्शन बी अम्लीय लवण, ऑप्शन सी उदासीन लवण और ऑप्शन डी दिक् लवण। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया गया। वैसे तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन आपका है। तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए बस आप इसका आंसर जान लीजिए। जो फिटकरी है ये क्या है, ये एक द्विक लवण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिटकरी का फॉर्मूला लिखा हुआ, ये आपको लर्न होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार ये फॉर्मूला ही पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है उत्फुल्ल पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ, प्रस्वेद पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था और कहा था कि आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एक्सरसाइज में। तो क्या हो जाएगा, आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चंस कराए हुए हैं और जो चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको थ्योरी पार्ट के बीच में से कई क्वेश्चंस बताए हुए हैं। अगर उन क्वेश्चंस को मिला दिया जाए तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस इस चैप्टर में सॉल्व कराए हैं। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो जो पढ़ाया है इसी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए 3 पार्ट मैंने यहाँ पे थ्योरी के पढ़ाए हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये चौथा पार्ट जो आज पढ़ाया, यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं। और जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तो वहाँ थ्योरी पार्ट के बीच में से जो क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको वहाँ पे करवा दिए थे। तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 भी आपका क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2 चैप्टर मैंने आपका केमिस्ट्री में कंप्लीट करवा दिया। अब देखिए मंडे को आपकी क्लास होगी और मंडे को मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, यानी मंडे आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैथ का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।